जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए तो हम बात करने वाले हैं आज साइंस के बारे में। साइंस में हमारा जो सबसे फर्स्ट पोर्शन होगा वो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन हम लेने वाले हैं मेजरमेंट का, ये ज़रूरी नहीं कि साइंस से रिलेट करता है। ये देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में हमारा मेजरमेंट काम आता है। मेजरमेंट की आवश्यकता हमें हर फील्ड में पड़ती है, हर सब्जेक्ट में पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है बच्चों? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों थी, मेजरमेंट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? देखिएगा, मेजरमेंट वास्तव में होता क्या है? मापन, किसी भी मात्रा को, किसी भी फिक्स क्वांटिटी को मापना। मेजरमेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है? किसी भी फिक्स क्वांटिटी को मापना, किसी भी क्वांटिटी को क्या करना? मेज़र करना, मापना। अब मापने से मेरा उद्देश्य क्या है? जैसे कोई लंबाई है, जैसे क्या है, कोई लंबाई है। लंबाई को मापने का सीधा सा फंडा क्या है भाई? लंबाई को किस तरीके से मेज़र किया जाएगा? अब लंबाई को या तो हम काय से नापेंगे, मीटर से नापेंगे, या किलोमीटर से नापेंगे, या सेंटीमीटर से नापेंगे। तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इनका ही इन्वेंट करना, इनकी ही आवश्यकता की, इनकी पूर्ति करना जिस सब्जेक्ट में होता है, उस जिस पार्ट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं, मापन बोलते हैं। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट को। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हमें मेजरमेंट करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी सिस्टम्स की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिस्टम की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या देखते हैं बच्चों? सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमने यूनिट्स सिस्टम बनाए, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले सिस्टम की। सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फिक्स राशि को क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फिक्स टर्म के थ्रू क्या कर देते हैं? मेज़र करते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम बोलते हैं। जो सबसे पहले बात की जाए तो हमने जो सबसे पहला सिस्टम इन्वेंट किया था वो कौन सा था? सीजीएस सिस्टम। कौन सा था बच्चों? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखा जाए तो ये सेंटीमीटर किसको मेज़र करेगा? लेंथ को मेज़र करता है, हमारी लंबाई को मेज़र करता है। ये जो ग्राम है किसको मेज़र करता है? हमारे मास को मेज़र करता है, द्रव्यमान को मेज़र करता है, मापता है। सेकंड किसका मात्रक होता है? सेकंड से किसको मेज़र किया जाता है? टाइम को मेज़र किया जाता है। जो दूसरी पद्धति हमने विकसित की वो दूसरी पद्धति थी एफपीएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है बच्चों? फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ लंबाई को हम काय से नापते हैं? फुट से नापते हैं। द्रव्यमान को हम काय से नापते हैं? पाउंड से मापते हैं। उसी तरह से समय को हम काय से मापते हैं? सेकंड से मापते हैं। तीसरी जो पद्धति हमने विकसित की थी वो तीसरी पद्धति थी एमकेएस पद्धति। माना देखा जाए तो यही पद्धति अभी तक सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सबसे ज़्यादा चलन में जो पद्धति है वो कौन सी है? एमकेएस पद्धति ही है। देखा जाए तो इसकी लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यहाँ द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति का हमने विकास किया, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम को हमने लागू किया, वो था इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल सिस्टम होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब इस पद्धति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? एसआई पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? जब ये तीन पद्धतियाँ थी हमारे पास। एसआई पद्धति में मीटर, द्रव्यमान और समय को किस तरह से मापा जाता है? तो ध्यान देना बच्चों, जिस तरह से एमकेएस पद्धति में हम लोग मीटर को नापते हैं, लंबाई को नापते हैं मीटर से, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम से, और समय को मापते हैं सेकंड से, उसी तरह से एसआई पद्धति में इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या किया जाता है? लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकंड से ही मेज़र किया जाता है। लेकिन एसआई पद्धति को लागू करने का कुछ विशेष कारण था। वो कारण क्या था बच्चों? पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में क्या होता था कि किसी एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पर द्रव्यमान को किसी और क्वांटिटी के थ्रू मेज़र किया जाता था, और किसी दूसरी जगह पे उसी द्रव्यमान को दूसरी राशियों से मेज़र किया जाता था, दूसरी यूनिट्स से मापा जाता था, मेज़र किया जाता था। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इंटरनेशनल सिस्टम का विकास किया, एसआई पद्धति का विकास किया, जिसके माध्यम से ये लागू किया गया कि पूरे विश्व में कहीं भी यदि मेजरमेंट होगा तो एसआई पद्धति में उसके सारे सिस्टम में, एसआई सिस्टम में उसकी सारी यूनिट्स क्या होंगी? सेम होंगी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम आज विश्व के किसी भी कोने में जाके किसी भी द्रव्यमान को या लंबाई को या समय को, किसी को भी मेज़र करेंगे, एक ही पद्धति या एक ही यूनिट के थ्रू हम क्या कर पाते हैं? मेज़र कर पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं जो हमारे सिस्टम्स के थ्रू आगे बढ़ती हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमारा जो अगला पोर्शन होता है यूनिट्स का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट मैंने आपको बोला, सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमने सिस्टम का विकास किया, सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है क्वांटिटीज़ की, राशियों की।
तो जो क्वांटिटीज़ होती हैं बेसिकली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती हैं। ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं बच्चों कितने टाइप की होती है, बेसिकली ये 3 टाइप की होती है, 3 तरह की राशियाँ होती हैं। पहली जो राशि होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। सेकंड जो क्वांटिटी होता है डेराइव्ड क्वांटिटी होता है। और थर्ड जो क्वांटिटी होता है वो हमारे लिए कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। पहली जो राशि होती है उसे हम बोलते हैं मूल राशि, दूसरी राशि को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, और तीसरी राशि को हम लोग बोलते हैं पूरक राशि। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मूल राशि की विमाओं को या मूल राशि के मात्रकों को हम बोलते हैं मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ध्यान दीजिएगा यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यूनिट्स के बारे में हम देखें बच्चों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो निकल के आती है वो क्या होती है बच्चों, कि यूनिट जो है बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि यूनिट बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है यूनिट के बारे में, कि ये समय और स्थान के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तीसरी जो खासियत होती है, तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है, तीसरा जो गुण होता है वो क्या होता है, ये हमेशा स्थायी होना चाहिए, हमेशा स्थायी होना चाहिए, मतलब इसका मान कभी भी बदलना नहीं चाहिए। चौथी जो खासियत होती है वो क्या होती है बच्चों, कि अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये अच्छे तरीके से क्या होना, सुपरिभाषित होना चाहिए। चौथी चीज़ हम बात करें तो ये क्या होना चाहिए, सभी जगह पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सभी जगह पे स्वीकार्य होना चाहिए। पांचवी बात करें हम लोग, क्या बात करें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूनिट्स कभी भी फिजिकल स्टेट के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर या प्रेशर के इफेक्ट होने पर, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होने पर यूनिट्स के ऊपर कोई इफेक्ट इसका नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती है बच्चों, बेसिकली ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनिट्स, यानी कि हमारी यूनिट्स के गुण होते हैं, हमारी मात्रकों के क्या होते हैं, गुण होते हैं। अगले पोर्शन में हम लोग बच्चों बात करते हैं कि जिस तरह से हमें देखा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको अभी एक बात समझाई कि क्वांटिटीज़ किसे बोलते हैं और यूनिट्स किसे बोलते हैं। यूनिट्स की परिभाषा मैंने दी थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। यहाँ से परिभाषा से हम लोग देखते हैं, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को ही क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। सबसे पहले क्वांटिटीज़ की यदि मैं बात करूँ तो मैंने आपको लोगों को बताया क्वांटिटीज़ जो होती हैं जनरली बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। जो राशियां होती हैं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार देखा जाए तो कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हम बात कर रहे हैं यूनिट्स के बारे में, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ राशियों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहली क्वांटिटी जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूल राशि। मूल राशि के बारे में हम बात करें तो मूल राशि की सबसे सुपरिभाषित परिभाषा है कि वह राशि जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जिसको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। दूसरी जो राशि होती है हमारी वो कौन सी होती है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। कौन सी होती है बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए पूर्णतः मूल राशियों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियाँ। क्या कहलाती है बच्चों, व्युत्पन्न राशियाँ। और जो लास्ट क्वांटिटी हमारी बचती है, जो अंतिम राशि हमारी बचती है वो कौन सी होती है, पूरक राशियाँ, जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। पूरक राशियों की परिभाषा क्या है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों को छोड़कर अन्य सभी राशियों को क्या कहा जाता है, पूरक राशियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरक राशियाँ कहा जाए। अब बात करें कि मूल राशि के मात्रकों को क्या कहा हमने, मूल मात्रक, पूरक राशि के मात्रक को क्या कहा, पूरक मात्रक, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हमने क्या कहा, व्युत्पन्न मात्रक। देखा जाए इनकी खासियत के बारे में बात की जाए तो भाई फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, डेराइव्ड यूनिट कौन सी होती है, इनकी खासियत क्या है, तो इनके बारे में बात करें हम तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने परिभाषा बोली थी, हमने परिभाषा बोली थी क्वांटिटीज़ के बारे में, राशियों के बारे में, उसी तरह से परिभाषा किसकी निकल के आती है बच्चों, यूनिट्स की निकल के आती हैं कि वे भौतिक मात्रक जो मूल राशियों के मात्रकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये किसी पर
डिपेंड नहीं करते हैं, ये टोटली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। थर्ड जो इसकी क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है बच्चों, एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। उसी तरह से डेराइव्ड क्वांटिटी की परिभाषा क्या है कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये पूर्णतः निर्भर करती हैं किसके ऊपर, मूल राशियों के ऊपर, मूल मात्रकों के ऊपर। और तीसरी बात क्या, हमारे पास इसकी कोई भी एक डेफिनेट नंबर हमारे पास व्युत्पन्न मात्रकों का नहीं होता है। ध्यान से एक बात बोली जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि इनका कोई भी डेफिनेट नंबर हमारे पास आज तक नहीं है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का कोई डेफिनेट नंबर हमारे पास नहीं है। यदि क्वांटिटीज़ का नंबर नहीं है तो यूनिट्स का नंबर भी नहीं हो सकता। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे एसआई पद्धति के माध्यम से हमारे को 7 भौतिक मूल राशियों के बारे में बताया गया है। वो 7 भौतिक मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो भौतिक मूल राशि होती है वो होती है लंबाई। वो कौन होती है बच्चों, लंबाई होती है। सबसे पहली भौतिक मूल राशि जो होती है वो कौन सी होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है। इसकी एसआई, ध्यान दीजिएगा जो भी बातें की जा रही हैं किसके थ्रू की जा रही है, एसआई यूनिट के थ्रू। किसके बेसिस पे की जा रही है, एसआई यूनिट के बेसिस पर कितने तरह की भौतिक मूल राशियां बताई गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई गई, 7 तरह की फंडामेंटल ये क्वांटिटीज़ बताई गई, जिसमें सबसे पहली कौन सी होती है, लेंथ, लंबाई। इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और इसको संकेत में किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी जो भौतिक मूल राशि होती है द्रव्यमान होता है, मास होता है, जैसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, द्रव्यमान बोलेंगे। तो इसकी यदि हम बात करें यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है बच्चों, किलोग्राम होती है। और इसको दर्शाया जाता है स्मॉल केजी से। कैसे दर्शाया जाता है, इसका संकेत क्या होता है, केजी होता है। तीसरी जो भौतिक मूल राशि बताई गई है वो बताई गई समय, टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले बता दिया है कि वह कौन सी भौतिक मूल या वह कौन सी राशि है या वो कौन सा सिस्टम है जिसमें किसी राशि का मात्रक एक ही पाया जाता है। तो राशि कौन सी बच्चों, समय है। समय का मात्रक जो है सभी पद्धतियों में क्या पाया गया है, सेकंड पाया गया। इसको दर्शाते कैसे, एस से दर्शाते हैं। चौथी जो भौतिक मूल राशि वो कौन है, टेम्परेचर है, तापमान है। यदि तापमान की हम बात करते हैं तो तापमान को कैसे दर्शाया जाता है, केल्विन से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है बच्चों, केल्विन से दर्शाया जाता है। इसको संकेत कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। पांचवी जो भौतिक मूल राशि होती है हमारी होती है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। क्या होती है बच्चों, विद्युत धारा होती है। यदि इसकी बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक होता है इसका एम्पियर होता है, जो कि वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है। इसका मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसका जो दर्शाने का संकेत होता है, सिंबल होता है, वो कौन होता है, कैपिटल ए होता है। उसी तरह छठी भौतिक मूल राशि की बात की जाए तो वो कौन सी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, जिसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, ज्योति तीव्रता कहते हैं। ज्योति तीव्रता का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है बच्चों, कैंडेला होता है। और इसको दर्शाया जाता है CD से। कैसे दर्शाया जाता है बच्चों, CD से। और सातवीं और जो अंतिम भौतिक मूल राशि पाई गई वो कौन सी पाई गई, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की मात्रा। क्या पाई गई बच्चों, पदार्थ की मात्रा। जो सातवीं और अंतिम भौतिक मूल राशि है वो कौन सी है, पदार्थ की मात्रा, जिसे हम दर्शाते हैं मोल से। जिसे हम दर्शाते कैसे, इसकी यूनिट क्या है, मोल है। और इसको दर्शाते कैसे, MOL से। तो ये 7 तरह की भौतिक मूल राशियाँ बताई गई हमें अभी तक। कितने तरह की भौतिक मूल राशियाँ बताई गई, 7 तरह की भौतिक मूल राशियाँ बताई गई। कौन से सिस्टम के थ्रू, इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। आगे हम बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। वे भौतिक मूल राशियाँ जो पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर करती हैं, मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। और इनका कोई डेफिनेट नंबर हमारे पास अभी तक नहीं है। डेफिनेट नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इनकी संख्या फिक्स नहीं है। इनकी संख्या फिक्स नहीं है। देखिएगा यहाँ पे परिभाषा मैंने आप लोगों को दी हुई है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे स्पीड दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। इनके बारे में हम जानते हैं कि भाई इनकी खासियत क्या है, ये पूर्णतः कैसे मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों किसके, स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या होता है एक्चुअल में, अरे चाल क्या होती है। स्पीड के बारे में बात की जाए तो स्पीड होती क्या है, ध्यान से देखा जाए तो स्पीड की परिभाषा बड़ी आसान है।
चाल की परिभाषा बड़ी आसान है। चाल की परिभाषा के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस पे निर्भर करता है और किस पे निर्भर नहीं करता है। तो चाल की परिभाषा होती है, स्पीड की डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखा जाए तो डिस्टेंस एक तरह से लेंथ है, लेंथ तो मेज़र किया जाएगा मीटर से, लेंथ को कैसे मेज़र किया जाएगा? मीटर से। उसी तरह से टाइम को कैसे मेज़र किया जाएगा? सेकंड से। अब ध्यान से देखा जाए तो मीटर तो एक भौतिक मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड भी एक तरह से फंडामेंटल यूनिट है। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स के माध्यम से इसको शो किया गया, इसको रिप्रेजेंट किया गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, शो करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, ये पूर्णतः मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है। बाय एग्जांपल यदि हम बात करें तो कौन? स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया एंड मेनी मोर, बहुत सारे हैं ये लोग। तो इनकी कोई डेफिनेट नंबर फिक्स नहीं है अभी तक हमारे पास। जैसे हमने स्पीड को देखा अभी, इसके बाद हम वॉल्यूम को देखते हैं। तो वॉल्यूम का सीधा सा फंडा, वॉल्यूम का यदि फॉर्मूला देखूँ मैं तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? आयतन क्या होता है? तो वॉल्यूम का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला। हम यदि इसी के साथ फोर्स को देखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या? फोर्स क्या होता है भाई? तो फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब ध्यान से देखा जाए तो मास का यूनिट अलग है, एक्सेलरेशन का यूनिट अलग है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब किलोग्राम तो कैसे हमने कैलकुलेट किया? मास को। हमने मीटर को कैसे कैलकुलेट किया? मीटर से काय को कैलकुलेट किया? हमने लेंथ को कैलकुलेट किया। और सेकंड से किसको कैलकुलेट किया? हमने बच्चों सेकंड से हमने कैलकुलेट किया किसको? समय को। तो ध्यान से देखा जाए तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये भौतिक मूल राशियां ही हैं जिनकी सहायता से हमने किसको व्यक्त किया? आयतन को व्यक्त किया, वॉल्यूम को व्यक्त किया, फोर्स को व्यक्त किया, वेलोसिटी को व्यक्त किया, मोमेंटम को दर्शाया, पावर को दर्शाया, प्रेशर को दर्शाया। इन सबको किसकी सहायता से हम लोगों ने दर्शाया है? एसआई पद्धति में मूल राशियों की सहायता से दर्शाया है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए पूर्णतः किसकी आवश्यकता होती है? मूल राशियों की। तो इनका कोई डेफिनेट नंबर फिक्स नहीं है, इनका कोई आज तक डेफिनेट नंबर फिक्स नहीं किया गया। मैंने आपको तीसरी जो क्वांटिटी बताई थी वो बताई थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। कौन सी बताई थी बच्चों? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करें तो दो टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है। परिभाषा मैंने आपको साफ साफ बताई थी कि भौतिक मूल राशि और भौतिक व्युत्पन्न राशियों को छोड़कर जो राशियाँ बच जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं, पूरक राशियाँ बोलते हैं। ये जनरली दो टाइप की होती हैं। पहला होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। पहली वाली को हम यूनिट की बात करें तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसको दर्शाते हैं रेडियन को RAD से और स्टेरेडियन को SR से। तो ये तो बात हुई हमारी किसके बारे में? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, देन डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, इनकी यूनिट्स के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो इससे आगे जो हमारी बातें होती हैं किसके बारे में होती है? डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में होता है हमारा अगला लेक्चर? डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो किसी भी भौतिक मूल राशि के ऊपर व्युत्पन्न राशियों को घातों के रूप में सुपरिभाषित करना। किसी भी मूल राशि के ऊपर व्युत्पन्न राशियों को घातों के रूप में, पावर्स के रूप में सुपरिभाषित करना क्या कहलाता है? विमेय सूत्र कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग हिंदी में? विमेय सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमेय सूत्र। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है। इसको बोला जाता है विमेय सूत्र। क्या बोला जाता है बच्चों? विमेय सूत्र। ध्यान दीजिएगा, हमारा कुछ फर्स्ट लेक्चर है, हालांकि ये आसान बहुत लगता है लेकिन पूरा का पूरा फिजिक्स देखा जाए तो इसी पे बेस्ड होता है। ये जो हमारा बेसिक लेक्चर होता है फंडामेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये फाउंडेशन होता है हमारी फिजिक्स का। क्या होता है? एक तरह से आधार होता है, बेस होता है। इसके माध्यम से हमारा पूरा फिजिक्स आगे बढ़ने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, विमेय सूत्र के बारे में। तो परिभाषा मैंने आपको फिर से एक बार और बता देते हैं।
भौतिक मूल राशियों के ऊपर व्युत्पन्न राशियों के माध्यम से या व्युत्पन्न राशियों को घातों के रूप में प्रदर्शित करना, सुपरिभाषित करना क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र को सामान्यतः जनरली प्रदर्शित किया जाता है एम, एल और टी की सहायता से। ध्यान दीजिएगा, हमारे भौतिकी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमारे भौतिकी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, दूसरा पार्ट होता है हमारा मैग्नेटिज्म होता है। बड़ी गौर से समझिएगा बच्चों, ये चीज़ें काम आती हैं हमारी। यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में, किस में बात करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में बात करते हैं, यानी कि विद्युत स्थितिकी वाले पार्ट में बात करते हैं। तो विद्युत स्थितिकी में किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्रों को एम, एल, टी की सहायता से व्यक्त किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, चुंबकत्व की, दूसरे वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो चुंबकत्व में हम बात करते हैं जो विमीय सूत्र होता है उस विमीय सूत्र को एम, एल, टी, ए के साथ व्यक्त किया जाता है, या थीटा को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। किसको इंक्लूड कर लिया जाता है बच्चों? थीटा को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो हमारी भौतिकी को हमने सामान्यतः कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, कितने भागों में बांटा हुआ है? दो भागों में, विद्युत स्थितिकी और चुंबकत्व। यदि दोनों की बात करें तो दोनों में डायमेंशनल फॉर्मूला व्यक्त करने का एक ही तरीका है, किसी में थीटा भी ऐड हो जाता है, किसी में थीटा ऐड नहीं होता है। सामान्यतः हम सबसे पहला पोर्शन उठाते हैं वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, किसी को भी उठाते हैं। हम डायमेंशनल फॉर्मूले कुछ के बना के देखते हैं। हम डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहाँ बना चाहिए। देखिए, कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई सा भी हो, या तो आपसे यूनिट्स पूछ ली जाएंगी किसी क्वांटिटी की, या फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या फिर उसके बारे में पूछा जाएगा वेक्टर है, स्केलर है। ये बेसिक सा क्वेश्चन होता है और एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो छोटा पोर्शन है, ईजी है, लेकिन सबसे पहली बात उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हमें बनाना आना चाहिए। तो स्पीड क्या होती है बच्चों? अभी हमने फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम रिप्रेजेंट करें, पहले इसकी यूनिट्स की बात करना तो यूनिट्स क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या है बच्चों? मीटर है, और टाइम की यूनिट क्या है बच्चों? सेकंड है। यदि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बनाना चाहता हूँ तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी सहायता से बनाया जाता है? एम, एल, टी की सहायता से। किसकी सहायता से बनाया जाता है? एम, एल, टी की सहायता से। और परिभाषा क्या है? भौतिक मूल राशियों के ऊपर व्युत्पन्न राशियों को घातों के रूप में परिभाषित करना या प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। अब भाई स्पीड का यदि विमीय सूत्र चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि मीटर पर सेकंड से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये मीटर पर सेकंड क्या है बच्चों? मीटर पर सेकंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो भौतिक मूल राशियों के ऊपर घातों के रूप में किसको परिभाषित करना, प्रदर्शित करना? व्युत्पन्न राशियों को। क्या हमें यहाँ द्रव्यमान की आवश्यकता थी? नहीं। तो द्रव्यमान की घात कितनी हो गई? द्रव्यमान की पावर कितनी है? 0 है, मास की पावर 0 है। क्या लेंथ की रिक्वायरमेंट थी? बिल्कुल थी। उस लेंथ की पावर कितनी चाहिए थी? हमें 1 चाहिए थी। क्या टाइम की रिक्वायरमेंट थी? बिल्कुल थी। लेकिन टाइम कहाँ है? रेशियो में, अपॉन में है। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर कितनी हो जाती है बच्चों? सिंबल साइन चेंज हो जाता है इसका, कितनी हो जाती है? पावर -1। तो देखा जाए तो स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l1 t-1। इसको चाहें तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं lt-1। किसी भी अंक की घात 1 हो तो उस घात को लिखना जरूरी नहीं होता है। इसी तरह से हम बात करें अगली चीज़ की, एक्सेलरेशन की। यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन की बात करते हैं यदि, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बच्चों। यदि यहाँ से हम बात करते हैं तो क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि इसको हम बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये क्या बन जाता है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। मीटर पर क्या बन जाता है? सेकंड स्क्वायर बन जाता है। इसी को आगे हम बात करें तो द्रव्यमान की आवश्यकता है क्या? नहीं है। लंबाई की आवश्यकता कितनी बार है? 1 बार है। समय की आवश्यकता कितनी बार है? 2 बार है। समय की आवश्यकता कितनी बार है बच्चों? 2 बार है। तो टी को कितने, टी लेकिन नीचे आएगा, नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी? माइनस। तो इसका विमीय सूत्र हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है? LT-2 या L1T-2। तो ये सामान्य सा तरीका है किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को परिभाषित करने का, विमीय सूत्र को बनाने का।
आगे हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो बात करेंगे हम बच्चों कि एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में किसी मात्रक को कैसे बदला जाता है, सीजीएस से एसआई में कैसे बदला जाता है। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला की आवश्यकता क्यों हुई हम लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत है। यदि उस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल आता है, LHS इज इक्वल्स RHS आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला पूर्णतः सत्य है। यदि नहीं आता है तो ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला पूर्णतः गलत है, ये फॉर्मूला वेरी नहीं करता है। तो किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी इक्वेशन को, समीकरण को समझना है कि सही है गलत है, तो उसकी सहायता, उसको समझने में हमारे लिए सहायता कौन करता है, डायमेंशनल फॉर्मूला करता है, विमेय सूत्र करता है। तो आज का ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम बात करेंगे, इसी को हम बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारा बेसिक लेक्चर था, इसके बारे में हम बात करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन की, 2 डायमेंशनल मोशन की, 3 डायमेंशनल मोशन की। चलिए बच्चों, जय हिंद। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात।